Hello students, welcome back. So today we will begin with the third video of environment current affair news. So there was this article in news titled as UN Frontier Report, floods can release legacy chemicals from sediments, expose people to its harmful effects. ये आर्टिकल काफ़ी न्यूज़पेपर में भी था और डाउन टू अर्थ मैगजीन पे भी आया. सो इस आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखनी है, दैट इज़ व्हाट आर लेगेसी केमिकल्स. ये आपने कभी नहीं सुने होंगे. लेगेसी केमिकल जो ये यूएन की फ्रंटियर रिपोर्ट है ना, ये इसने एक ये नया टर्म दिया है लेगेसी केमिकल्स, इसका यूज़ किया है. तो इसको देखते हैं ये लेगेसी केमिकल्स क्या हैं. सी, लेगेसी केमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जिनका ना किसी टाइम पे बहुत ही वाइड यूज़ था, बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, बट नाउ दे हैव बीन बैंड क्योंकि दे आर डेट्रीमेंटल टू एनवायरनमेंट हेल्थ. वो एनवायरनमेंट के लिए ना काफ़ी हैजार्डस साबित होते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान करते हैं, ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान करते हैं. तो वो केमिकल्स लेगेसी केमिकल्स कहलाते हैं. लेगेसी केमिकल्स, इनको लेगेसी केमिकल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये एनवायरनमेंट और कम्युनिटी को जब इम्पैक्ट करते हैं ना, तो वो जो इम्पैक्ट होता है ना काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है. देखिए, यानी यहाँ तक बताया गया है कि लेगेसी केमिकल्स वो केमिकल्स हो गए जो किसी टाइम पे बहुत वाइडली यूज़ किए जाते थे, अब बैन हो चुके हैं. बैन होने का कारण क्या है? देयर हैजार्डस इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम एज वेल एज ऑन ह्यूमन हेल्थ. तो वो लेगेसी केमिकल्स हैं. ठीक है, ये भी रीज़न पढ़ लिया हमने, इन्हें लेगेसी क्यों कहा जाता है. अब इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि ये लेगेसी केमिकल्स क्या क्या कर सकते हैं, उनके जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट हैं वो क्या हैं. दे कैन कोज न्यूरोटॉक्सिसिटी, यानी आपके नर्वस सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं वो. दे कैन कोज इम्यूनोटॉक्सिसिटी, आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देंगे. दे कैन कोज हेप्टाटॉक्सिसिटी. हेप्टाटॉक्सिटी मीन्स आपके लीवर को डैमेज कर देंगे. दे कैन डैमेज योर लीवर. रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी, यानी जो लेगेसी केमिकल्स हैं वो आपके रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स कर सकते हैं. जैसे इनफर्टिलिटी हो जाएगी और स्पर्म काउंट है ये कम हो जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स. अब स्टूडेंट्स, हमें जो ध्यान रखना है ना, वो ये ध्यान रखना है कि जो ये लेगेसी केमिकल को हमने देखिए जनरल स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के हिसाब से भी जान लिया है कि लेगेसी केमिकल्स क्या हैं. बट आप थोड़ा सा अगर इंटरलिंकिंग करें ना, तो आपके सामने अगर कोई ऐसा एसे आ जाए जो यूपीएससी में होता है, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई ऐसे का टॉपिक आ जाए, तो आप बताइए, अगर आप यूएन की फ्रंटियर रिपोर्ट का उस ऐसे में थोड़ा सा मेंशन कर दें और लेगेसी केमिकल्स के बारे में बता दें कि ये लेगेसी केमिकल्स किस तरीके से एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, इस यूएन फ्रंटियर रिपोर्ट को कोट कर दें, तो देखिए आपके जो ऐसे की स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ जाती है. तो ये देखिए, वीडियो का मकसद ये है आपको जनरल नॉलेज भी देना एज वेल एज आपको इंटरलिंकेजेस भी बताना कि कैसे आप सेम चीज़ों को ऐसे में यूज कर सकते हो. और मैं उम्मीद करता हूँ आप जो ये कीवर्ड्स हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी, इम्यूनोटॉक्सिसिटी एंड अदर्स, इन सबको आप याद रखें. अब इस आर्टिकल से जो एमसीक्यू बन सकता था वो क्या बन सकता है? द रिपोर्ट टाइटल्ड एज Frontiers 2025, The Weight of Time is recently published by UNDP, UNEP, UNCTAD या WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. बताइए. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ विल बी UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ये रिपोर्ट है, फ्रंटियर्स 2025 रिपोर्ट, जिसके अंदर हमने लेगेसी केमिकल्स के बारे में भी जान लिया. और इससे जो प्री का क्वेश्चन बन सकता है वो या तो बनेगा लेगेसी केमिकल्स क्या हैं, वो हमने यहाँ देख लिया है. आप इसको हर जगह यूज कर सकते हो, ऐसे से लेके जनरल स्टडीज़ में, और एक MCQ प्रैक्टिस कर लिया. अब मूविंग अहेड, द अनदर आर्टिकल दैट वाज इन न्यूज़ वाज ए नोबल विनिंग डिस्कवरी चेंज्ड द वे वी ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर टुडे. एरविन नेहर हाईलाइट्स लेगेसी ऑफ हिज आयन चैनल रिसर्च. ये एरविन नेहर ना एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक टेक्निक है जिसको डिस्कवर किया था, दैट इज़ कॉल्ड एज, इनोवेट किया था, दैट इज़ कॉल्ड एज पैच क्लैंप टेक्निक. पैच क्लैंप, ये देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है ना, पैच क्लैंप टेक्निक. तो ये न्यूज़ में है ये टेक्निक, देखते हैं क्या है. इस आर्टिकल में इस टेक्निक के बारे में बताया हुआ था.
पैच क्लैंप टेक्निक। सी, पैच क्लैंप टेक्निक जो होती है ना, इट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट्स इन सेल्स एंड कंटिन्यूज टू शेप ड्रग डेवलपमेंट एंड डिजीज डायग्नोस्टिक। अगर इसको हम टू पुट इट इनटू सिंपलर टर्म्स तो हम बोल सकते हैं कि पैच क्लैंप टेक्निक एक वो टेक्निक है जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको मेजर करती हैं। अब सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आता है? सेल्स के अंदर ना आयन्स होते हैं। आयन्स क्या होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो इसकी वजह से हमारे सेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो ये पैच क्लैंप टेक्निक जो ह्यूमन बॉडी में सेल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट मेजर करती है, एज वेल एज ये ड्रग डेवलपमेंट, देखिए ड्रग दवाइयाँ बनाने में काम आती है, एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डिजीज डायग्नोस्टिक्स। कोई बीमारी है किसी को तो उन डिजीज़ को भी डायग्नोज करने में इस टेक्निक का यूज़ होता है। द टेक्निक इज कॉल्ड एज पैच क्लैंप टेक्निक। आप इसको ध्यान रखेंगे इस टेक्निक को, ये टेक्निक क्या है। ओके, अब ये जो टेक्निक है ना, ये आइडेंटिफाई करती है कि हमारे जो सेल्स है ना वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जब सेल्स कम्युनिकेट करते हैं ना, जब तो हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाती है। तो सेल्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, फिर ये जो पैच क्लैंप टेक्निक है ये ट्रांसफॉर्म किया है इसने ट्रीटमेंट सिस्टिक फिब्रोसिस डिजीज़ का, जो डायबिटीज़ हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है लोगों को, इन सारी डिजीज़ को भी पैच क्लैंप टेक्निक से डिटेक्ट कर लिया जाता है। सिस्टिक फिब्रोसिस कौन सी डिजीज़ है? जो मतलब आपके लंग्स को डैमेज कर देती है, जिसको बोलते हैं ना, सिंपल टर्म्स में कहूँ तो जैसे जो बलगम होता है वो लंग्स में जम जाता है ना, तो जो जिससे लंग्स खराब हो गए, दैट इज सिस्टिक फिब्रोसिस, आप ऐसे समझिए। बट मेन बात जो आपको ध्यान रखनी थी इस आर्टिकल में, दैट इज पैच क्लैंप टेक्निक। सो अगर इस आर्टिकल पे एमसीक्यू बनता है, दैट विल बी समथिंग लाइक दैट, पैच क्लैंप टेक्निक इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पज। या वो पूछ सकता है यूपीएससी, पैच क्लैंप टेक्निक ऑफन हर्ड इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज यूज्ड इन स्पेस व्हीकल्स for their safe landing, it is used in aeroplanes for emergency landing, it is helpful in drug discovery and disease diagnosis, it is used in deep sea mining activities। तो अगर आपने अच्छे से आर्टिकल को समझा है, पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज राइट आंसर। पैच क्लैंप टेक्निक ड्रग डिस्कवरी और डिजीज डायग्नोसिस में काम आती है। ऊपर हमने इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया। इस आर्टिकल में, इस पूरे आर्टिकल में केवल यही काम की बातें थी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, अगर अब आपने पैच क्लैंप टेक्निक नहीं सुना होता तो बिल्कुल सारे ऑप्शंस बड़े क्लोज लगते आपको कि क्या हो सकती है ये टेक्निक। ओके, मूविंग अहेड। अब स्टूडेंट्स, ये एक आर्टिकल न्यूज़ में था, राजस्थान प्राइड सांगरी ऑफ खेजरी अवेट्स जीआई टैग। सो बिफोर रीडिंग दिस एमसीक्यू मैं आपको बता दूं कि ये सांगरी ना एक तरीके का बीन है, जैसे ग्वार की फली होती है ना, ऐसे बीन्स, और आप इसको बोल सकते हो दीज आर पोड्स। ये बीन्स हैं, जैसे मटर होता है ना वैसे ही उसी कुछ शेप के होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। और एक ये खेजरी ट्री है जो राजस्थान के डेजर्ट एरिया में मिलता है, उस पेड़ के ऊपर ये सांगरी लगता है। ओके, तो ये न्यूज़ में था, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। बट मैं आपको एक एमसीक्यू दिखाना चाहता हूँ कि कैसे यूपीएससी ना कुछ चीज़ों के ऊपर सवाल बना लेती है। इस सांगरी के ऊपर सवाल आ सकता है, कैसे? देखिए, आज से ना 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले यूपीएससी के एक एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आया, विद रेफरेंस टू गुची समटाइम्स मैंशनड इन द न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो ये गुची है ना, ये ना फ्रेंड्स कश्मीर में मिलती है, कश्मीर में। इसको आप बोल सकते हो एक तरीके का ये ड्राई फ्रूट है। तो ये एक फंगस है, इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, सेकेंड इज करेक्ट। इट इज कॉमर्शियली कल्टिवेटेड इन हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नो। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू विल बी 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इस एमसीक्यू को सॉल्व करवाने का पर्पज़ ये था कि कुछ जो चीज़ें, फूड आइटम्स, जो ड्राई फ्रूट जो होते हैं, जिनकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, वो न्यूज़ में होते हैं ना, तो यूपीएससी उन पे सवाल पूछ लेती है। तो दिस टाइम दिस सांगरी न्यूज़, जिसको जीआई टैग नहीं मिला है अभी तक, तो जीआई टैग के लिए जो
सपोर्टर्स हैं जो मार्केटिंग करते हैं इस सांगरी की, वो काफ़ी डिमांड कर रहे हैं कि जीआई टैग मिले, तो ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो इसके ऊपर एमसीक्यू देखते हैं। विद रेफरेंस टू सांगरी समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सांगरी को लेके स्टेटमेंट्स बताना है। इट इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। सेकेंड इज इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज। थर्ड इज इट हैज़ जीआई स्टेटस। And the fourth option is it can withstand soaring temperatures of up to 50 degree Celsius. तो as the title of the article suggest कि ये राजस्थान का है, ये जो सांगरी बीन है ये राजस्थान का है, सो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। हिमालय में क्यों मिलेगा, राजस्थान का है तो 2 ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड। इट हैज़ जीआई स्टेटस, नो, अभी जीआई स्टेटस वेटिंग में अभी मिला नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब ये सांगरी बिल्कुल सही बात है, इट इज़ रिच इन पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, और राजस्थान के डेजर्ट एरिया में है, तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस है कि ये हाई टेम्परेचर भी टॉलरेट कर सकता है 50 डिग्री सेल्सियस तक। सो द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1 and 4। सो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो ठीक हो जाएगा। अब जो सांगरी है उसकी आप लोग एक बार इमेज देख लीजिए। आप राजस्थान या अदर जो एडजेसेंट स्टेट्स हैं वहाँ पे भी आपने ऐसे ट्रीज़ देखे होंगे जिन पे ये ऐसे लटके रहते हैं, इनको सांगरी बोला जाता है। ये जो बीन्स देख रहे हो ना आप, जो ये पेड़ पे लटक रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज सांगरी। तो इनको जीआई स्टेटस अभी मिला नहीं है, काफ़ी न्यूज़ में है। और नीचे हमने देख लिया है कि कैसे गुच्ची के ऊपर सवाल पूछ लिया था जो कश्मीर में मिलता है। तो इसी तरीके से सांगरी को भी आप याद कर लीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो था 1 and 4। ओके, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू और नेक्स्ट आर्टिकल। बनाना बायो इकोनॉमी ऑफ बुरहानपुर प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन। सो स्टूडेंट्स, ये एक आर्टिकल था डाउन टू अर्थ के ऊपर, जिसमें ना इंडिया के जो बनाना कहाँ पे प्रोड्यूस होता है ये सारी बातें लिखी हुई थी। इस आर्टिकल में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है ना इंडिया का, जो इंडिया के अंदर फ्रूट्स होते हैं इनको लेके डाटा मतलब कलेक्ट करता है, नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड, उसका कुछ डाटा जो इस आर्टिकल में मिला उस पर मैंने एमसीक्यू फ्रेम किया है। द एमसीक्यू इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया प्रोड्यूसेस मोर बनानाज देन द कैरिबियन नेशंस। जो कैरिबियन नेशंस हैं जैसे वेस्ट इंडीज़ हो गया, हैती हो गया, है ना, क्या इंडिया उनसे ज़्यादा बनाना प्रोड्यूस करता है? सेकेंड ऑप्शन इज तमिलनाडु इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन द कंट्री। हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा बनाना का प्रोडक्शन होता है वो तमिलनाडु से होता है। एंड थर्ड ऑप्शन इज जलगांव इज़ नोन एज द बनाना सिटी ऑफ इंडिया। जलगांव को बनाना सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आर्टिकल की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग और नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड जो है इसके डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया जो है ना ये हाईएस्ट प्रोड्यूसर है बनाना का वर्ल्ड के अंदर ही। इंडिया टॉप पोजीशन पे है, बनाना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस इंडिया में होते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज तमिलनाडु इज नॉट द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन द कंट्री, इट इज़ महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है ना ये हाईएस्ट प्रोड्यूसर है बनाना का हमारे कंट्री के अंदर। अब थर्ड ऑप्शन इज जलगांव इज नोन एज द बनाना सिटी ऑफ इंडिया। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू विल बी 1 and 3। जो 1 and 3 ऑप्शन है ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी इस एमसीक्यू का। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है। जलगांव एक महाराष्ट्र के अंदर एक शहर है, इसी को बनाना सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। बट सेकंड स्टेटमेंट में क्या मिस्टेक थी? तमिलनाडु हाईएस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, महाराष्ट्र है। सी, मैंने एक्सप्लेनेशन में ऐड कर दिया है। स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग बिकॉज इट्स नॉट तमिलनाडु बट महाराष्ट्र दैट प्रोड्यूसेस हाईएस्ट बनाना इन द कंट्री। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब अंटार्कटिक जो है वहाँ पे काफ़ी रिसर्च हो रही है।
लेकिन होती है। लेकिन आर्टिकल था डाउन टू अर्थ में कि आजकल ना अंटार्कटिक जो जगह है सदर्न हेमिस्फीयर में, आप बिल्कुल नीचे देखेंगे मैप पे तो वहाँ बताया गया था कि रिसर्च डिक्लाइन होगी है यहाँ पे, सो इट डजेंट बोर्ड वेल फॉर द फ्यूचर। तो मैंने इस पे एक MCQ फ्रेम किया है। सो द MCQ इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रीजन बिलो 50 डिग्री साउथ इज गवर्नड बाय द 1959 अंटार्कटिक ट्रीटी। जो 1959 की अंटार्कटिका ट्रीटी है वो गवर्न करती है उस सारे रीजन को जो 50 डिग्री साउथ के नीचे है। जैसे आप ग्लोब पे देखते हैं ना, दैट दिस इज 0 डिग्री लाइन इक्वेटर, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे जहाँ जाके ये लैटिट्यूडिनल लाइन आती है 50 डिग्री 60 डिग्री। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि जो 50 डिग्री से नीचे जो रीजन है वो गवर्न होता है अंटार्कटिक ट्रीटी के द्वारा। अब आगे पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज 58 कंट्रीज आर पार्टीज टू द ट्रीटी। जो अंटार्कटिक ट्रीटी है 1959 की, वो 58 कंट्रीज उसकी पार्टी हैं। द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल मेंबर्स टू द ट्रीटी कैन मेक बाइंडिंग डिसीजंस अबाउट द रीजन। जो अंटार्कटिका ट्रीटी के जो मेंबर्स हैं ना, वो सारे के सारे अंटार्कटिका रीजन को लेके बाइंडिंग डिसीजन बना सकते हैं। सो क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि करेक्ट कितने हैं इनमें से। ओनली वन, ओनली टू, ऑल और नन। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQ विल बी ओनली वन, बिकॉज जो रीजन बिलो 50 डिग्री है ना वो अंटार्कटिका से गवर्न नहीं होता। यहाँ पे नंबर गलत कर दिया मैंने, रीजन बिलो 60 डिग्री आएगा, यानी जो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से नीचे का जो रीजन है दैट इज गवर्नड बाय अंटार्कटिक ट्रीटी। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट इज 58 कंट्रीज आर पार्टीज टू अंटार्कटिका ट्रीटी। यस, दिस इज राइट। सो हमने ओनली वन कर दिया। और थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज जो सारे मेंबर है ना इस ट्रीटी के वो बाइंडिंग डिसीजंस नहीं बना सकते। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं इस ट्रीटी के बारे में, एज वेल एज थर्ड ऑप्शन जो गलत है इनकी एक्सप्लेनेशन को भी। देखिए, द रीजन बिलो 60 डिग्री साउथ इज गवर्न्ड बाय 1959 ट्रीटी अलोंग विद सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट्स, टुगेदर दे आर नोन एज द अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम। सो हमें याद ये रखना है कि 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से नीचे का जो रीजन है उसको गवर्न किया जाता है अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम द्वारा। मैंने क्वेश्चन में 50 डिग्री लिख दिया था, तो आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है, ये याद रखना है ये फैक्ट। नाउ सेकंड ऑप्शन जो करेक्ट था वो है 58 कंट्रीज ही पार्टी हैं अंटार्कटिक ट्रीटी की, बट जो 58 में से जो केवल 29 कंट्रीज है ना वो ही बाइंडिंग डिसीजन बना सकती हैं अंटार्कटिक रीजन को लेके, और उन 29 कंट्रीज को कंसल्टेटिव पार्टीज कहा जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सारे मेंबर्स जो हैं ट्रीटी के वो क्यों नहीं बाइंडिंग डिसीजन बना सकते। तो उसका रीज़न ये है, ये पॉइंट, कि जो 29 कंट्रीज़ है ना उसमें वो 12 तो वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने 1959 में साइन किया था इस ट्रीटी को, और 17 कंट्रीज़ वो हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया था, और वो अंटार्कटिका रीजन के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करते हैं। इसलिए इन कंट्रीज़ को ये प्रिविलेज है कि आप भी वो डिसीज़न ले सकते हैं जो डिसीज़न सबके ऊपर बाइंडिंग होगा। तो अगर इस हिसाब से देखें तो केवल 29 कंट्रीज़ जिनको कंसल्टेटिव पार्टीज़ बोला जाता है, 17 जो 1959 के बाद आए और 12 वो जो ओरिजिनल सिग्नेटरीज थे। सो ओनली 29 कंट्रीज़ जो हैं वो ही बाइंडिंग डिसीजन लेंगे अंटार्कटिक ट्रीटी के तहत अंटार्कटिक रीजन के ऊपर, कि कैसे गवर्न होगा या कैसे रिसर्च होगी, किसकी एंट्री होगी, क्या यहाँ कोई माइनिंग हो सकती है या नहीं, है ना, जैसे भी। तो ये सारा था। ओके, now moving on to this MCQ. This MCQ I framed on the basis of an article which was on Down to Earth, but I forgot to add that heading. फिर भी पढ़ लेते हैं, quite an easy one. Which amongst the following rivers flow into the भीतरकनिका नेशनल पार्क? इनमें से कौन सी रिवर भीतरकनिका नेशनल पार्क के अंदर बहती है? ए ऑप्शन इज वन ओनली,
वन इज खारास्रोता रिवर, 2 and 3 ब्रह्माणी एंड बैतराणी, एंड डी ओल। तो बताइए कि ये जो इनमें से कौन सी रिवर भीतरकनिका नेशनल पार्क में फ्लो करती है। अब भीतरकनिका नेशनल पार्क आपको ध्यान रखना है, इट इज़ इन उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर है ये। यहाँ पे सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल काफ़ी देखने को मिलते हैं, काफ़ी नंबर में है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ विल बी 1, 2 and 3। जी हाँ, ये जो तीनों की तीनों रिवर है ना, खरास्रोता रिवर, ब्राह्मणी रिवर, बैतराणी रिवर, ये तीनों भीतरकनिका नेशनल पार्क के अंदर से बहती हैं। अब नाउ लुकिंग एट द मैप ऑफ भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये भीतरकनिका नेशनल पार्क का मैप है, ध्यान से देखिए आप। दिस एरिया इज भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये है भीतरकनिका नेशनल पार्क। अब ये देखिए कितनी रिवर है यहाँ पे, तो इनमें से ही एक है खरस्रोता रिवर, वन इज़ ब्राह्मणी एंड द अदर वन इज़ बैतराणी रिवर, ये इसी पार्क के अंदर से बहती हैं। सो हमने देख लिया कि 1, 2, 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस MCQ का। अब आप याद रखेंगे इसे प्रीलिम्स पर्पज़ के लिए, इन रिवर्स के नाम को। ओके, नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे MCQ एक बार नहीं काफ़ी बार आए हैं प्रीलिम्स में। ओके, मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, this was also a very important article I came through. Plant treaty farmers groups raise alarm over global talks that could open India's seeds to corporations. अब एक प्लांट ट्रीटी है यूनाइटेड नेशंस की, उसके ऊपर आर्टिकल था, और फार्मर्स ग्रुप्स जो है ना वो काफ़ी घबराए हुए हैं क्योंकि इस प्लांट ट्रीटी के ऊपर अब एक कॉन्फ्रेंस होगी। इसके जो भी मेंबर है ना, उनकी कुछ ही दिनों में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पेरू के अंदर। सो अब देखते हैं ये प्लांट ट्रीटी क्या है, एज वेल एज वी विल सी दैट व्हाई फार्मर्स आर फ्यूरियस ओवर द मीटिंग ऑफ कंट्रीज ओवर दिस ट्रीटी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। जो ये इसको शॉर्ट में प्लांट ट्रीटी बोला जाता है, फुल नेम है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन plant genetic resources for food and agriculture. This treaty is a legally binding treaty. India has ratified this treaty. All UN members are not party to the treaty. तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। A is 3 only, B is 1 and 3 only, C is 1, 2, 3 and D is 2 and 3। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो ट्रीटी है इट इज़ लीगली बाइंडिंग। यस, सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड इज इंडिया हैज़ रेटिफाइड दिस ट्रीटी। यस, इंडिया सिग्नेटरी एज वेल एज रेटिफिकेटरी दोनों है। एंड थर्ड इज ऑल UN मेंबर्स आर नॉट पार्टी टू द ट्रीटी। यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर हैं सारे के सारे, वो सारे पार्टी नहीं है इस ट्रीटी की। बिल्कुल सही बात है, UN के सारे मेंबर इस ट्रीटी के पार्टी नहीं है, केवल कुछ ही मेंबर्स हैं जो इस ट्रीटी को जिन्होंने साइन और रेटिफाई कर रखा है। सो इसके हिसाब से द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ विल बी C ऑप्शन 1, 2 and 3। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो ये प्लांट ट्रीटी है ना UN की, ये फैसिलिटेट करती है एक्सचेंज ऑफ सीड्स एंड एंश्योर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूज, इंक्लूडिंग व्हेन प्राइवेट कंपनीज डेवलप कॉमर्शियल क्रॉप्स फ्रॉम ट्रेडिशनल वेराइटीज़। ये प्लांट ट्रीटी बोलती है कि जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज़ है ना, वो छोटे मोटे फार्मर्स ने जो इंडिजीनियस वैरायटी के सीड्स खुद डेवलप किए हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके से वो परंपराओं से डेवलप करते आ रहे हैं सीड को, अगर कोई प्राइवेट कंपनी वैसा सीड वहाँ से कॉपी कर लेती है या वैसा सीड उनसे लेके उसको कॉमर्शियल स्केल पे बेचती है, तो उसको जो प्रॉफिट होगा ना, उस प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी कुछ % फार्मर्स को भी। एज वेल एज ये बोलती है कि अगर सीड्स एक्सचेंज होते हैं तो भी बेनिफिट जो है ना, उस एक्सचेंज से अगर बेनिफिट आता है तो भी वो फार्मर्स को दिया जाएगा। ओके, ये इसका कोर ऑब्जेक्टिव है इस ट्रीटी का। बट जो हमें एक न्यूज़ में जो बात चल रही है कि फार्मर्स काफ़ी चिंता में इस ट्रीटी को लेके, वो रीज़न ये है कि अब जब कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पेरू के अंदर,
उस कॉन्फ्रेंस में एक नया सिस्टम आएगा जो अलाउ कर सकता है बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जो ग्लोबल कंपनीज है ना, उनको अलाउ कर देगा कि उनको ना इंडिया के ट्रेडिशनल सीड्स है ना, फार्मर्स जैसे छोटे मोटे किसानों के पास अपने पुराने तरीके निजात कर रखे हैं कैसे बीज बनाना है, वो बीज अब उन कंपनीज को मिल जाएंगे। और बात ये चल रही है कि अब फार्मर्स को जो है ना उसके लिए कोई ऐसे कहा जा रहा है कि कोई मतलब बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं मिलेगा फार्मर्स को भी, तो वो लॉस में जा रहे हैं। देखो चीज़ किसी की और बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे मतलब उसको यूज़ करके करोड़ों में मुनाफा कमाती हैं। तो एक तो ये टेंशन चल रही है इस प्लांट ट्रीटी के ऊपर फार्मर्स की। द अदर इज, अब ये बड़ी कॉरपोरेशंस किस तैयारी में हैं कि फार्मर्स से सीड्स तो ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, एक डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन तैयार कर लेंगे उन सीड्स की। ये डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन आप ऐसे समझिए कि जो सीड्स होते हैं ना उनके डीएनए एंड आरएनए के बारे में जो इंफॉर्मेशन है ना उसको डिजिटली स्टोर कर लेंगे, उनके जेनेटिक डाटा की नॉलेज को, और फिर बाद में खुद सीख लेंगे बनाना कि सीड कैसे बनाए जाते हैं, और उसको फिर लार्ज स्केल पे बेचा जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, फार्मर्स ने जिन्होंने खुद सीड बनाए थे उनको बेचारों को कुछ भी नहीं मिलेगा, और वही बात कि कंपनीज प्रॉफिट कमाएंगी, ना वो किसी तरीके का कंपनसेशन देंगी उस कंट्री को या उस कंट्री के फार्मर्स को। तो ये ट्रीटी इसलिए न्यूज़ में थी। न्यूज़ में क्यों थी ये देख लिया हमने, एज वेल एज ट्रीटी का कोर ऑब्जेक्टिव देख लिया, और ये जान लिया कि इस ट्रीटी के मेंबर्स कौन कौन हैं, ये लीगली बाइंडिंग भी है, सब कुछ जान लिया। इंडिया ने भी रेटिफाई कर रखा है। ओके, अब मूविंग अहेड, ये द हिंदू में एक आर्टिकल आया था दैट एंडोक्राइन डिसरप्टर्स इन प्लास्टिक वेस्ट ए न्यू पब्लिक हेल्थ थ्रेट। देखिए मैंने जो मेरी एनवायरनमेंट PYQ एनालिसिस वीडियो है ना उसमें आपको 10-15 ऐसे मैंने एनवायरनमेंट के PYQ करवाए थे जिसमें प्लास्टिक के ऊपर मैंने 3 से 4 सवाल करवा दिए थे, एक माइक्रो बीड्स पे करवाया। तो जो प्लास्टिक पोल्यूशन है इतना एजार्डस है ह्यूमन हेल्थ के लिए, पब्लिक हेल्थ थ्रेट है जो, ये ना कई बार पूछा जा चुका है UPSC से, तो इसी के बेसिस पे मैंने एक MCQ बनाया है इस आर्टिकल पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स like bisphenol A and bisphenol B are known to cause type 2 diabetes and increase fat storage। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, एक ग्लैंड है, आपने NCERT साइंस की पढ़ी होगी, वहाँ क्लियर रखिए अपनी इन बातों को। तो प्लास्टिक के अंदर एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स हैं जैसे बिस्फिनोल A एंड बिस्फिनोल B, जिनसे टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, एज वेल एज वो जो फैट स्टोरेज है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको भी बढ़ा देते हैं। बताइए ये करेक्ट है या नहीं है, इस आर्टिकल में ये बात थी। सेकंड ऑप्शन, एक्सपोजर टू प्लास्टिक वेस्ट कैन लीड टू स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एंड रिड्यूस्ड स्पर्म काउंट। अगर आप प्लास्टिक वेस्ट के एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा टाइम से हैं, आपके आसपास प्लास्टिक पोल्यूशन है, तो क्या मतलब अबॉर्शन करवाने की नौबत आ सकती है वुमेन को, एज वेल एज मेल के अंदर स्पर्म काउंट रिड्यूस हो सकता है। द सेकंड ऑप्शन ये है। द थर्ड ऑप्शन इज इंडिया जनरेट्स मोर प्लास्टिक वेस्ट देन चाइना। सो विच अमंग्स द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 and 3 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 ओनली एंड ऑल। बताइए। सी द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ विल बी 1 and 2 ओनली। जो एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स है ना, बिस्फिनोल A एंड बिस्फिनोल B, ये टाइप 2 डिजीज करते हैं, एज वेल एज आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज को भी बढ़ा देते हैं। सेकेंड इज प्लास्टिक वेस्ट। अगर आप प्लास्टिक वेस्ट से घिरे हुए हैं तो ये मतलब देखा गया है कि जो मेल होते हैं ना उनके अंदर स्पर्म काउंट रिड्यूस हो जाता है और वुमेन के अंदर इनफर्टिलिटी हो जाती है, वो मतलब उनको अबॉर्शन करवाना पड़ सकता है। जो मतलब फीटस होता है ना वो क्या बोलते हैं डैमेज हो सकता है, अंदर जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है प्लास्टिक वेस्ट से। आप देख सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट कितना खतरनाक है। तो सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो
करेक्ट. नाउ द थर्ड इज इंडिया जनरेट्स मोर प्लास्टिक वेस्ट देन चाइना. अब इस स्टेटमेंट में एक गलती है कि क्या इंडिया प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट करता है वो चाइना से ज़्यादा करता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सी मेरे से ना ऑप्शन फ्रेम, ये तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं स्टूडेंट्स. मैंने आपको एक्सप्लेन करते टाइम आपको ये जो थर्ड ऑप्शन है मैं खुद कंफ्यूज हो गया इसमें. मैं इसको गलत लिखना चाह रहा था कि चाइना जनरेट्स मोर प्लास्टिक वेस्ट देन इंडिया, मैंने सही लिख दिया. सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस एमसीक्यू का वो होगा डी, ऑल. जी हाँ, इंडिया चाइना से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है और ये दोनों हमने देख ही लिए. ओके, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा. बिल्कुल, ये कभी भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में. ओके, अब कुछ और भी आर्टिकल्स पिछले वीक न्यूज़ में थे. एक आर्टिकल जो न्यूज़ में था वो था कि जो गंगा रिवर सिस्टम में टर्टल्स मिलते हैं उनके ऊपर था. फिर इंडिया नेपाल बॉर्डर के आसपास रेड पांडा को लेके एक आर्टिकल था. एज वेल एज ग्रेट हॉर्नबिल जो है, ये आप देख रहे हैं इमेज में, इसके ऊपर भी एक आर्टिकल था. तो इन तीनों को मिक्स करके मैंने एक एमसीक्यू फ्रेम किया है. सो लेट्स रीड दैट. विच इज आर करेक्टली मैच्ड. द फर्स्ट इज द रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. इधर नाम है स्पीसीज का, इधर उनका IUCN स्टेटस है. तो जो रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, रेड पांडा एंडेंजर्ड and great hornbill endangered. Your options are A 1 only, B 2 and 3, C 1 2 3. तो बताइए अगर आपने पढ़े हो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. C. Students, the correct answer for this MCQ will be C option 1 2 and 3. रेड क्राउन टर्टल क्रिटिकली एंडेंजर्ड ही है, रेड पांडा एंडेंजर्ड, और जो ग्रेट हॉर्न बिल है ना, ग्रेट इंडियन हॉर्न बिल भी बोलते हैं, और ये स्टेट बर्ड ऑफ द केरला, केरला का स्टेट बर्ड भी है ये, केरला स्टेट बर्ड, ये भी आप याद रखेंगे. ये ग्रेट हॉर्न बिल, ये भी, इसका भी IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है. तो आप ये तीनों मतलब याद रखेंगे अगर आपको किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में बैठना है, बीट योर UPSC प्रीलिम्स, CDS, UPPSC, HCS और एनी अदर स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम. अब moving ahead, there was this article titled as "In Principle, Node to Shravati Valley Hydel Project in Endangered Lion-Tailed Macaque Sanctuary." ये आर्टिकल भी न्यूज़ में था. क्या था कि ये एक श्रावती वैली है, यहाँ पे ना डैम बनाने की बात हो रही है. तो इससे क्या हो रहा है कि उस श्रावती वैली जो एक सेंचुरी है उसके अंदर जो लायन टेल्ड मैके, ये एक तरीके का मंकी है, इनको मतलब सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल डैमेज होगा. ये मतलब जो सपोर्टर्स हैं इकोलॉजी के या कंजर्वेशन को काफ़ी तवज्जो देते हैं, उनका मानना है. गवर्नमेंट ने कहा है कि श्रावती वैली में हम डैम लगाएंगे. तो अब एंडेंजर, इन पे खतरा मंडरा रहा है, ये लायन टेल्ड मैके जो है ना इनके ऊपर. तो इस आर्टिकल में जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने कलेक्ट की है. दैट इज़ श्रावती वैली लायन टेल्ड मैके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन कर्नाटका. सो वन थिंग दैट इज़ टू बी केप्ट इन टू माइंड कि ये श्रावती वैली सेंचुरी जो है ना ये कर्नाटका में है. एज वेल एज दिस वैली इज़ फेमस फॉर, ये जो सेंचुरी है ये लायन टेल्ड मैके के लिए बहुत ही फेमस है. यहाँ पे लायन टेल्ड मैके दिखते हैं. अब इसकी लोकेशन कर्नाटका में तो है, क्या ईस्टर्न कर्नाटका में है या कहाँ पे है? तो जो वेस्टर्न घाट्स है ना, वेस्टर्न घाट्स, वहीं पे है ये श्रावती सेंचुरी, वेस्टर्न घाट्स के ऊपर. और इस अकेली सेंचुरी के अंदर ना 700 लायन टेल्ड मैकेज हैं जिनका IUCN स्टेटस जो है वो हमने देख लिया. टाइटल, ये जो आर्टिकल का टाइटल है एंडेंजर्ड है, एज वेल एज मैंने यहाँ समरी में भी लिख दिया कि एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं ये. तो आपको ये भी याद रखना है. हियर इज़ द पिक्चर ऑफ लायन टेल्ड मैके. यहाँ पे आप फोटो देख लीजिए इस लायन टेल्ड मैके की. ओके, इन पे खतरा है. एंड
अनदर फैक्ट दैट इज टू बी केप्ट इन टू माइंड इज द सेंचुरी इज पार्ट ऑफ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, उसका पार्ट भी है श्रावती वैली सेंचुरी। ओके, आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको और आपसे पूछ लिया जाएगा विच अमंग्स द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बेस्टोड विद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टाइटल। इनमें से किसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है, ऐसे करके। तो आप याद रखेंगे श्रावती वैली सेंचुरी को। और लायन टेल्ड मैके मिलता है वहाँ पे। IUCN स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम हर वीक और कुछ दिन के गैप के अंदर इम्पोर्टेंट जो एनवायरनमेंट के आर्टिकल्स हैं वो कवर करते हैं, वो क्यों न्यूज़ में हैं ये जानते हैं। ठीक है, तो आज हमने 10 MCQ और 10 आर्टिकल देखे हैं, उनके ऊपर काफ़ी डिस्कस भी किया है। सो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।